हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज आप लोग खुद यहाँ पे देख रहे हो। आज आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले ये आप लोग जान जाइए कि ये जो प्रश्न है, ये जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 2024 का मॉडल पेपर जो ऑफिशियल निकला हुआ उसका आंसर की होगा। तो जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करिएगा और ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न ही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न जो है आपका कुछ इस प्रकार है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो जितने भी मित्र हैं आप लोग को उसको शेयर जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? जो आपका जैविक संसाधन है उसके बारे में बताना है। तो आपका मिट्टी जो है वो जैविक संसाधन नहीं है। हम फटाफट यहाँ से जल्दी, जितना जल्दी हो सके यहाँ पे हम लोग निकलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वन आच्छादित रहना चाहिए? तो भारत सरकार के अनुसार जो 33% जो भाग है ना, वो भूभाग वन आच्छादित यानी कि वन से घिरा रहना चाहिए, यानी कि 33%। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महानदी पर कौन सा बांध है? खैर ये आप लोग को जरूर पता होगा, तो बताइए महानदी पर कौन सा बांध है? तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी हीराकुंड बांध। महानदी पर आपका हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न है, टैक्सोल क्या है? टैक्सोल किस चीज की दवा का है? टैक्सस नामक एक पेड़ भी होता है जो टैक्सोल उसी से प्राप्त होता है, टैक्सस नामक वृक्ष से। तो वो जो होता है वो कैंसर के लिए जो दवा बनता है उसके में काम आता है, यानी कि कैंसर रोधी दवा। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? जो धात्विक खनिज नहीं है उसको चुनना है। तो जैसा कि आपको मित्र पता है कि ग्रेफाइट एक अधात्विक खनिज है। चलिए अगला प्रश्न है, क्योंकि धात्विक धातु ही नहीं है, अधातु है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, झारखंड, क्योंकि कोयला का भंडार क्षेत्र आपका झारखंड में ज्यादा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो परमाणु शक्ति का साधन इनमें से मोनाजाइट जो आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल नहीं है। अगला हो जाएगा, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 9। आपका 9 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? तो असम में बाढ़ का कारण आपका ब्रह्मपुत्र नदी के कारण वहां पे ज्यादा इसका चांस बना हुआ रहता है। चलिए प्रश्न संख्या जो 10 है कुछ इस प्रकार है, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो एनजीओ का संबंध आपका राजस्थान से है। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, इनमें किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए अभ्रक, अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजों में, बहुत चीज जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज होते हैं उसमें अभ्रक का प्रयोग, अधिकतर अभ्रक का ही प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो बिहार दिख रहा है, बिहार, यहाँ पे बिहार में एक आपका इंद्रपुरी जलाशय है, बिहार में, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, असाधारण पौधे के लिए तैयार किए गए पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिखाई दे रहा है, ग्रीन बुक, वो आपका हो जाएगा। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि रेड बुक क्या होता है। कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि रेड बुक किसे कहते हैं, रेड बुक क्या होता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो 13 का आंसर आपका बिल्कुल 13 सही है, सी सही है। चलिए अगला जो ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन कुछ इस प्रकार था। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? तो जो रबी फसल आपका सी जो है, रबी फसल नहीं, क्योंकि सी जो आपका खरीफ फसल है, ठीक है ना। तो रबी फसल नहीं है, तो गेहूं रबी फसल है, चना भी रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है, बट चावल रबी नहीं खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चूना पत्थर। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कोंकण रेलवे परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, कोंकण रेलवे परियोजना महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन वहां पे हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? खैर आप लोग इसका तो जवाब खैर आप लोग खुद जानते होंगे कि भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी जो आपका जलोढ़ मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी
सॉरी ए शिव समुद्रम में आपका पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में उर्वरक का जो कारखाना है वो आपका बरौनी में है, ठीक है ना, बरौनी में। यहाँ पे तेल शोधक कारखाना भी है बरौनी में, बिहार में। ऐसे तो डिगबोई में है उसका तेल शोधक, असम में जो पड़ता है, लेकिन बिहार में क्या हो जाएगा? बरौनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? सूखा के लिए मेन जिम्मेवार कौन है? वर्षा की कमी। वर्षा की कमी होता है तो सुखाड़ आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी से। सरदार सरोवर कृत्रिम जो है उसका संबंध आपका नर्मदा नदी से है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। जून 2023 में, 22 हो गया ना, हाँ, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? बताइए। जून 2023 में कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले में 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि बी पर जो है यही आपका आया था चक्रवात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चक्रवात बोले तो साइक्लोन है, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाले भूकंपीय तरंग, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल सही है, यानी कि पी तरंग आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। देखिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन पहले के हिसाब से टेलीफोन होता, पहले के हिसाब से जो है वो टेलीफोन होता, लेकिन अब लोकप्रिय साधन कौन सा बन गया है? अब लोकप्रिय साधन जो आपका मोबाइल बन गया, क्योंकि टेलीफोन से ज़्यादा अब मोबाइल से लोकप्रिय साधन बिल्कुल सही है। इसके पहले क्या था? रेडियो। इसके पहले अगर पूछा जाता तो रेडियो हो जाता ये वाला, ठीक है ना, लेकिन इसके पहले पूछता तो रेडियो होता, ठीक है। लेकिन अब के युग में अगर पूछेगा संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, तो आपका हो जाएगा मोबाइल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कलकत्ता ऑपरेशन एक्ट को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत आपका जर्मनी देश से हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? तो राइन राज्य संघ की स्थापना वो आपका नेपोलियन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी दिखाई दे रहा है, नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 29 है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस जो था वो आपका लिखा था लेनिन साहब ने। कौन लिखे थे? लेनिन साहब। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। सी जो देख रहे हैं ना, सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, लेनिन। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिखाई दे रहा है, खान अब्दुल गफर खां, यही इसका गठन किया था। अगला प्रश्न है, लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो खैर इसका जवाब भी आप लोगों को पता होगा कि लाला हरदयाल की जो स्थापना है वो बिल्कुल आपका ए सही है, गद्दर पार्टी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? साम्यवादी गुट का अगुवाई कौन किया था? यही प्रश्न आपसे पूछा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? तो जो मार्टिन लूथर की कृति है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 95 थीसिस जो है, जो मार्टिन लूथर की कृति थी। अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स ए हिकिस बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? तो यूनान जो था आपका ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश के अधीन था यूनान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए आप लोग को पता होगा कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी ने सबसे बेस्ट स्थान को कौन चुना था? बेस्ट स्थान कौन था? तो उनके लिए जो सबसे अच्छा जगह था वो चंपारण, यानी कि सॉरी चंपारण नहीं, दांडी, दांडी को सबसे बेस्ट चुना था। साम्यवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? साम्यवादी की बाइबिल जो आपका दास कैपिटल दिखाई दे रहा होगा उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर उदय किस वर्ष हुआ? तो सिंगापुर उदय आपका 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस के दौरान आपका जर्मनी जो राष्ट्र था वो यहाँ पे सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला प्रश्न है, बंबई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? तो बंबई राज्य का जो विभाजन हुआ था, मुंबई जो बंबई बोल रहे हैं, तो मुंबई जो दो पार्ट में विभाजन हुआ था, तो
एक राज्य तो महाराष्ट्र मुंबई बन ही गया था, लेकिन एक और कौन सा राज्य वहां से निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही, यानी कि गुजरात। जो आपका वो टूटा था, टूट करके वो गुजरात राज्य का एक निर्माण किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? बताइए। तो बिहार के हैं, तो बिहार में आप लोग को पता है कि बिहार में टोटल 19 नगर निगम स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। 1953 में राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1953 में हुआ था। अगला, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो चुनाव आचार संहिता का निर्माण आपका निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज कैसा पंचायती राज है? एक स्तरीय, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है, त्रिस्तरीय बोले तो 3 स्तरीय। चलिए अगला प्रश्न, आंग सान सू किस देश के नागरिक है? आंग सान सू जो थे वो किस देश के व्यक्ति थे? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, म्यांमार के जो थे आंग सान सू वहीं के थे। चलिए अगला जो प्रश्न है, चिल्ली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, चिल्ली का मतलब मिर्च मत समझ लीजिएगा, क्योंकि चिल्ली एक देश है। ठीक है, तो चिल्ली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मिचेल बाचेलेट। ऑप्शन नंबर आपका डी, मिचेल बाचेलेट। चलिए 48, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो लोकतंत्र का जो भविष्य है वो आपका बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, निष्पक्ष चुनाव के अंतर्गत उस पर निर्भर करेगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो आपका 543 होती है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो ब्रिटेन में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो कहाँ है? ब्रिटेन में। चलिए अगला प्रश्न, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हैं? बताओ कितना जनसंख्या अगर रहना चाहिए मिनिमम कि वहां पर ग्राम पंचायत का निर्माण हो सकता है? तो कम से कम आपका 7,000 रहना जरूरी है, इससे कम नहीं होना चाहिए। 7,000 रहेगा तो ग्राम पंचायत का गठन हो सकता है। चलिए अगला है, 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की? तो 1975 में जो आपातकाल हुआ था उसका घोषणा करने का जो मेन था वो कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? पूरे जिले पर राज कौन करता है? तो पूरे जिले का जो प्रशासन होता है होता है जिला दंड अधिकारी। जिला दंड अधिकारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी 2006 में। 2006 में ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न है, जल आपूर्ति के लिए निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बोलीविया। अगला प्रश्न है, विग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिटेन से। चलिए अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है आपका 1918 में प्राप्त हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी कि इनमें से सभी, टोटल दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता भी तीनों शामिल इसमें है। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो पटना नगर निगम में आपका जो वार्डों की संख्या वो है 75। ठीक है, पटना नगर निगम में वार्ड जो है वो 75 है। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो भारतीय जनता की पार्टी वो हुआ था, जो अध्यक्षता जो कर रहे थे उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 यानी 1952 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, y बराबर सी प्लस आई में आई क्या है? तो y बराबर सी प्लस आई में जो आई है वो आपका उपभोग है। क्या हो जाएगा? उपभोग। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कौन इनमें से शामिल नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं?
ठीक है। चलो तो 65 का जो जवाब होगा खनन। खनन जो है वो किस चीज के अंतर्गत आता है? कोई चीज को खानने के लिए। तो इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा कि खनन को इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। तो 65 वो आप लोग के ऊपर निर्भर करता है। 65 का जवाब आप लोग खुद दें, ठीक है। चलिए उसके बाद किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? तो पूंजी का जो पारिश्रमिक है वो आपका हो जाएगा ब्याज, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो संस्थागत वित्त का स्रोत तो आपका हो जाएगा सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? तो इसके लिए जो सही आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 70 है, ग्रामीण विकास तथा कृषि विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? तो वित्त की आपूर्ति करने के लिए एक आपका होता है नाबार्ड, ऑप्शन नंबर आपका सी दिखाई दे रहा होगा, नाबार्ड इसी चीज को पूरा कर देता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। चलो अगला प्रश्न है, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विनिर्माण, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति आपका 1991 में लागू हुई थी। चलो अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कृषि उत्पादन है ना, तो कृषि उत्पादन के लिए आपका एक मार्क का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? तो मानव पूंजी का जो प्रमुख घटक है वो आपका हो जाएगा इनमें से सभी, भोजन भी जरूरी है, स्वास्थ्य और शिक्षा, इनमें से सभी आपका हो जाएगा प्रमुख घटक। चलिए अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? जवाहर रोजगार योजना आपका 1989 में हुई थी, यानी कि 1989 में। चलिए अगला प्रश्न, एसडीआई यानी मानव विकास सूचकांक कब शुरू हुई थी? तो मानव विकास सूचकांक आपका 1990 में शुरू हो गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप लोग को पता है कि प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि क्षेत्र अंतर्गत आता है, मतलब इसमें कृषि से रिलेटेड बात आएगा। तो 78 में पूछ रहा था कि कौन प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? तो देखिए वानिकी, वन इस सबसे, वानिकी मतलब प्राथमिक क्षेत्र है, मछली पालने के लिए प्राथमिक क्षेत्र है, पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र है। जो आपका विनिर्माण होगा और इस ऑप्शन के अनुसार आपका इसी का जवाब सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग इसको सभी दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार, और लास्ट प्रश्न, इनमें कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? तो जो व्यापारिक बैंक नहीं उसका जवाब आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यह व्यापारिक बैंक नहीं है। तो आपका इसी प्रकार 80 ऑब्जेक्टिव आपका हो गया कंप्लीट। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव जरूर इसको पढ़ना, और आप लोग जरूर पढ़ेंगे भी, इसको ध्यान में जरूर रखना है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साइंस का भी वीडियो अपलोड है, एसएसटी का अपलोड हो गया, अब अगले दिन का भी आएंगे, तो देखिए किस चीज का लेकर के आते हैं, ठीक है। तब तक इसको आप लोग रिविजन करिए दोस्तों। बाय एंड अपना ख्याल रखें और धन्यवाद।